अगर कभी आपका कोई केस हुआ हो और आपने पहली बार एडवोकेट हायर किया है, तो एडवोकेट को सारी बातें बताने के बाद आप एक चीज़ ज़रूर पूछते हैं एडवोकेट से कि इस सारे केस को रिज़ॉल्व होने में कितना टाइम लग जाएगा। अब ये टाइम बताना किसी भी एडवोकेट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि आपके केस में कितना टाइम लगेगा। अब उसका एक बेसिक आइडिया लेने के लिए आपको पहले अपने केस की स्टेजेस जाननी होंगी। सिविल केस की स्टेजेस, क्रिमिनल केस की स्टेजेस और मैट्रिमोनियल जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, उन सब की स्टेजेस। तो जब आप वो जान लेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपके केस में कितना टाइम लग सकता है। तो आज की वीडियो में मैं जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनमें क्या-क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, उनके बारे में समझाऊँगा। उसके बाद बीच में मैं थोड़ा-थोड़ा बताता रहूँगा कि किस स्टेज पे कितना टाइम लगता है। उससे एक आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व होने में कितना टाइम लगता है। आने वाली वीडियोज़ में सिविल और क्रिमिनल केसेस को भी कवर करेंगे एंड बाकी इश्यूज़ को भी कवर करेंगे। तो आज जानते हैं सिर्फ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में क्या स्टेजेस हैं। तो अगर सबसे पहले देखें तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में बेसिकली 3-4 तरह के केसेस आ जाते हैं। एक पहला डिवोर्स केस, सेकंड डीवी, थर्ड मेंटेनेंस केस एंड एक और केस आता है जो 498 ए आईपीसी के अंडर आता है, जो अब सेक्शन बदल चुका है बीएनएस के अंडर। अब इन 3 बेसिक केसेस को जानते हैं, क्योंकि जो 498 ए का केस है आईपीसी में जो आता है, वो हम क्रिमिनल टाइप के केसेस में भी देख सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। 498 ए और क्रिमिनल केस का प्रोसीजर सेम होता है। तो पहले इन 3 को जानते हैं आज। अब डिवोर्स का केस फाइल होता है एचएमए सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट। फैमिली कोर्ट में फाइल होता है, मोस्टली डिवोर्स केस हस्बैंड्स फाइल करते हैं। डीवी केस सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर फाइल होता है, मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होता है, वाइफ्स इसे फाइल करती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, वो कोई भी लेडी फाइल कर सकती है जिससे भी वो एग्रीव्ड है। देन थर्ड आता है मेंटेनेंस केस, सेक्शन 125 सीआरपीसी में पहले था, अब ये सेक्शन 144 बीएनएस में आ गया है। ये भी फैमिली कोर्ट में फाइल होता है और वाइफ ही से मोस्टली फाइल करती है। अब तीनों केसेस की स्टेजेस जो हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, तो हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो डिवोर्स का केस है वो मैंने बताया हस्बैंड्स फाइल करते हैं, लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं कि वाइफ ने केस फाइल किया है, बीवी का या मेंटेनेंस का, दोनों की स्टेजेस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। तो फर्स्ट पार्टी जो है वो वाइफ हो गई है, एंड इसमें जो फर्स्ट पार्टी है उसे हम ये बोलते हैं, प्लेंटिफ बोल सकते हैं, पिटिशनर बोल सकते हैं, एप्लीकेंट बोल सकते हैं, कंप्लेनेंट बोल सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस 125 मेंटेनेंस का केस वाइफ फाइल करती है, डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स भी साथ में फाइल करने होते हैं। एंड साथ में जब वाइफ पहले केस फाइल कर रही है तो वो एक इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी लगाएगी कि जब तक ये केस चलता है तब तक मुझे एक छोटा सा पर मंथ मेंटेनेंस अमाउंट दिया जाए, तो वो भी साथ में फाइल होता है यहाँ पे। देन हस्बैंड फाइल करेगा उसका रिप्लाई, जिसे हम डब्ल्यू बोलते हैं। रिप्लाई के साथ जो एप्लीकेशन वाइफ ने फाइल की है वो भी, उसका रिप्लाई भी हस्बैंड फाइल करेगा एंड डॉक्यूमेंट्स भी साथ में फाइल करेगा। देन हस्बैंड का जो डब्ल्यू है उसके रिप्लाई में वाइफ फाइल करती है रेप्लीकेशन। इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स वाइफ लगा सकती है हस्बैंड के डब्ल्यू को काउंटर करने के लिए, इसे काउंटर करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स वाइफ यहाँ लगा सकती है। इस पूरी स्टेज को हम बोलते हैं प्लीडिंग स्टेज। अब ये पूरी एक स्टेज हो गई है, ये प्लीडिंग स्टेज है। प्लीडिंग स्टेज यहाँ खत्म होती है और लगभग इस स्टेज को खत्म होने में 1 साल के आसपास लग जाता है। अगर दिल्ली में केस होता है तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग जाते हैं। यूपी में, बिहार में, झारखंड, एमपी में, यहाँ अगर ये चलेगा तो ये अकेली स्टेज 2-2.5 साल खिंच जाती है बड़े आराम से। देन प्लीडिंग्स के बाद आते हैं हम, कोर्ट डायरेक्ट करता है दोनों पार्टी को कि अपना इनकम एफिडेविट फाइल करो। रीजन हमने बताया था कि यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल की है, तो इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड कैसे होगा, वो दोनों की इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे डिसाइड होगा। तो दोनों पार्टीज एफिडेविट में लिख कर देंगी। एफिडेविट बेसिकली एक शपथ पत्र हिंदी में हम बोलते हैं। तो आप शपथ लेकर बताते हैं कि मेरी इनकम इतनी है, मेरे एक्सपेंडिचर इतने हैं, तो उस बेसिस पे इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होता है। दोनों पार्टीज फाइल करती हैं, दोनों पार्टीज ये फाइल करती हैं। इसके बाद दोनों पार्टी के एडवोकेट्स इस पे आर्ग्यू करते हैं कि कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है। वाइफ कहेगी कि मेरे इनकम है ही नहीं या बहुत कम है और मैं अपना एक्सपेंडिचर नहीं संभाल पा रही हूँ। हस्बैंड कहेगा कि मेरे भी इनकम बहुत कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मैं मेंटेनेंस नहीं दे सकता। बट कोर्ट हमेशा 99% केसेस में एक छोटा मोटा अमाउंट या कुछ भी अमाउंट, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स, एक डिसाइड करती है वाइफ के फेवर में। ये सेकंड स्टेज है। ये बेसिकली इनकम इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए ये सेकंड स्टेज होती है। देन थर्ड स्टेज पर हम आते हैं, इसे हम बोलते हैं एडमिशन डिनाइल एंड इश्यूज की स्टेज है ये बेसिकली। अब मैंने यहाँ बताया था कि दोनों पार्टीज डॉक्यूमेंट्स फाइल करती हैं। यहाँ पे वाइफ ने फाइल किया, फिर यहाँ पे हस्बैंड ने फाइल किया, फिर वाइफ ने अपने एप्लीकेशन में और डॉक्यूमेंट्स फाइल किए। अब दोनों पार्टीज इस स्टेज में एक दूसरे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडमिट या डिनाई करते हैं। अगर आप सामने वाली पार्टी कुछ एविडेंस में देना चाह रही है और आप उसको पहले ही एडमिट कर लोगे तो केस आपके अगेंस्ट ही चला जाएगा कि हाँ मैं मान रहा हूँ कि मेरी ये रिकॉर्डिंग है जिसमें मैं वाइफ को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, या कोई वीडियो है जिसमें मैं वाइफ को मारपीट कर रहा हूँ। अगर आप उस वीडियो को पहले ही एडमिट कर लेंगे तो आप तो पहले ही अपना केस खराब कर लेंगे। तो आप उस डॉक्यूमेंट को डिनाई करेंगे कि ये वीडियो गलत है, ये पूरी तरीके से नहीं बनाई गई है। तो इस तरीके से हर डॉक्यूमेंट का एडमिशन डिनाइल होता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिट करेंगे, कौन सा डिनाई करेंगे। उस एडमिशन डिनाइल और प्लीडिंग्स के बेसिस पे इश्यूज फ्रेम होते हैं। अब इश्यूज क्या होते हैं?
इश्यूज बेसिकली कोर्ट अपने लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करता है कि इस पूरे केस को एंड तक देखने के बाद मैं किन चीजों का आंसर करूंगा। तो इश्यूज आर बेसिकली क्वेश्चंस टू द कोर्ट, क्वेश्चन जो कि कोर्ट खुद अपने लिए बनाता है कि मैं जजमेंट किस चीज पर दूंगा। तो इश्यूज होते हैं ये, जैसे अगर 125 के मेंटेनेंस के केस में वाइफ केस फाइल करती है, वाइफ बोलती है कि मेरे पास खुद का एक्सपेंडिचर संभालने के लिए पैसे नहीं है और हस्बैंड ने मुझे निगलेक्ट किया है, तो मुझे मेंटेनेंस चाहिए। तो एक इशू इस तरीके से फ्रेम हो जाएगा कि वेदर वाइफ इज इन नीड ऑफ मनी, वेदर वाइफ इज इन नीड ऑफ मेंटेनेंस। सेकंड इशू फ्रेम होगा वेदर हस्बैंड हैज निगलेक्टेड द वाइफ। तो ऐसे करके, और हस्बैंड कहेगा कि मैंने कोई निगलेक्ट नहीं किया था। हस्बैंड अपने रिप्लाई में यहाँ बोलता है कि मैंने कोई निगलेक्ट नहीं किया, मेरी वाइफ खुद मेरी कंपनी को छोड़ के गई है, तो ऐसे में मैं उसको मेंटेनेंस नहीं दे सकता या मैं नहीं देना चाहता क्योंकि वो बिना किसी रीजन के मुझे छोड़कर गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इश्यूज फ्रेम होते हैं। वैसे मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनमें बहुत लिमिटेड इश्यूज होते हैं, एक दो इश्यूज होते हैं कि अगर वाइफ डीवी केस फाइल करती है तो उसमें कि वाइफ को के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं है, ये एक इशू होगा। देन सेकंड पॉइंट कि ये केस हस्बैंड की तरफ से इशू फ्रेम होगा कि ये केस बिल्कुल बोगस है या गलत तरीके से फाइल किया है, ये एक इशू फ्रेम हो जाएगा। एंड बाकी अगर आप कभी सिविल केसेस में देखेंगे तो उसमें इश्यूज बहुत सारे फ्रेम होते हैं। देन इश्यूज फ्रेम होने के बाद होता है ट्रायल कमेंस। ट्रायल क्या होता है? बेसिकली ट्रायल वो है जहां पे पूरा एविडेंस लीड किया जाएगा, गवाहियां होंगी लोगों की। जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं उसी के बाद ट्रायल पूरा शुरू होता है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि पार्टीज को बोला जाता है कि दोनों पार्टी अपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल करें। अब होता क्या है कि इससे प्रैक्टिस में कोई भी पार्टी एक साथ फाइल नहीं करती है। जो फर्स्ट पार्टी है, जो ये फर्स्ट पार्टी है, यही अपना लिस्ट ऑफ विटनेस पहले फाइल करती है। कई केसेस में फाइल ही नहीं करते हैं दोनों पार्टीज। तो जो सही प्रैक्टिस है वो ये है कोर्ट में कि दोनों पार्टीज को बोला जाए कि एक साथ अपना लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल कीजिए। अलग से आप विटनेसेस ऐड नहीं करेंगे। अगर अलग से फ्यूचर में आप ऐड करते हैं तो पहले आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक पार्टी ने अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस दे दिया और दूसरी पार्टी उनके विटनेसेस को सबको देखने के बाद अपने विटनेसेस में कुछ ना कुछ ऐड कर देती है और लोगों का नाम, ताकि उनका केस और थोड़ा मजबूत हो जाए, बेहतर हो जाए और लोगों को गवाही देने के लिए अपने फेवर में बुला लें। अब यहाँ लिस्ट ऑफ विटनेस एक साथ फाइल होना चाहिए, बट ये यूजुअली होता नहीं है। पहली पार्टी ही फाइल करती है लिस्ट ऑफ विटनेस स्टार्टिंग में, इस स्टेज पर आके। इसे हम बोलते हैं पिटिशनर एविडेंस बोल सकते हैं, कंप्लेनेंट एविडेंस बोल सकते हैं, और ये यहाँ स्टार्ट हो जाता है। अब पार्टी नंबर 1 जो है वो अपना एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट फाइल करती है फर्स्ट विटनेस का। फर्स्ट विटनेस कौन होता है? यूजुअली जो पार्टी है, अगर इस केस में पार्टी नंबर 1 वाइफ थी तो वाइफ ही अपना एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट फाइल करती है। यानी वाइफ ओथ लेकर कोर्ट के सामने अपनी बातें रखती है जो भी वो इस केस में प्रूव करना चाहती है। देन एविडेंस टेंडरिंग होता है इसमें। एविडेंस टेंडरिंग बेसिकली क्या होता है? जो हमने ऊपर डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे, ये सब डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे वाइफ ने, दो स्टेज, यहाँ पे दो जगह पर वाइफ ने अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे। यहाँ पर वाइफ को वाइफ के एडवोकेट को उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक नंबर मार्क देना होता है। अगर वो प्राइमरी एविडेंस है या तो ओरिजिनल होगा या सर्टिफाइड कॉपी होगी ओरिजिनल की, तो उस पर एग्जिबिट नंबर डलेगा। अगर वो फोटो कॉपी है और उसका ओरिजिनल लोकेट नहीं हो पा रहा है तो उस पर मार्क होगा। तो ये एग्जिबिट और मार्क करने को ये एविडेंस टेंडरिंग बोलते हैं, जब डॉक्यूमेंट के ऊपर नंबरिंग डल जाती है और वो एक एविडेंस का पार्ट बन जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स ही एविडेंस में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। अब यहाँ सारे विटनेसेस जो हैं उनका एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट फाइल होता है, उनकी एविडेंस टेंडरिंग होती है, और हर विटनेस का वन बाय वन जो दूसरी पार्टी का एडवोकेट है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। ऑल विटनेसेस आर क्रॉस एग्जामिन्ड बाय पार्टी नंबर 2's एडवोकेट। देन सबका क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद जो ये पिटिशनर एविडेंस, कंप्लेनेंट एविडेंस था, ये क्लोज हो जाता है। देन सेकंड पार्टी का एविडेंस स्टार्ट होता है। इसे हम रिस्पोंडेंट एविडेंस या डिफेंस एविडेंस भी बोल सकते हैं। इसमें पार्टी नंबर 2 जो है वो अपना एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट फाइल करती है। यूजुअली जो पार्टी नंबर 2 खुद है वो पहला विटनेस होती है, वो भी अपने फेवर में और विटनेसेस को बुला सकते हैं। उनका भी सेम इसी की तरह एविडेंस टेंडरिंग होती है। जो ओरिजिनल है, जो जिसकी सर्टिफाइड है, वो एग्जिबिट होंगे, जिनकी फोटोकॉपी है वो मार्क होंगे। यहाँ पे सारे जो इनके विटनेसेस है उन्हें पार्टी नंबर 1 का एडवोकेट क्रॉस एग्जामिन करता है। देन ऐसे RE या DE, रिस्पोंडेंट एविडेंस, डिफेंस एविडेंस, क्लोज हो जाता है। यहाँ पे हमारी एविडेंस स्टेज कंक्लूड हो चुकी है। अब होते हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। जो दोनों पार्टी के एडवोकेट्स, अब जितना भी ये सारे एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन हुए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं, जो एविडेंस में कन्वर्ट हुए, उनके बेसिस पे दोनों साइड्स के एडवोकेट्स फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। दोनों साइड के जो एडवोकेट हैं वो स्टेटमेंट जो क्रॉस एग्जामिनेशन में एक दूसरे के विटनेसेस ने कही है, जो उनके फेवर में होंगी या अगेंस्ट में होंगी, उनका यूज करके दोनों साइड्स अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आर्ग्यू करते हैं। और पहली पार्टी बोलती है कि हमने अपने केस को प्रूव कर दिया है। सेकंड पार्टी कहेगी कि फर्स्ट पार्टी अपना केस प्रूव ही नहीं कर पाई है, कोई इन्होंने ठीक से स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं लगाया रिकॉर्ड पे। तो उस बेसिस पे पूरा फिर आती है फाइनल जजमेंट। यहाँ जजमेंट पास हो जाती है, ये फाइनल स्टेज है। और
जिस भी पार्टी के अगेंस्ट में जजमेंट गई है वो अपील में जा सकते हैं, और ये एक स्टेज नॉर्मल ट्रायल से बाहर की स्टेज है, ये अपील स्टेज में चला जाता है बेसिकली। तो जो एक ट्रायल की स्टेज है वो यहीं तक है, फाइनल जब जजमेंट पास हो जाती है यहीं तक है। अब एक बार जान लेते हैं कि इन सारी स्टेजेस में कोर्ट कितना टाइम लगाते हैं केस को कंप्लीट करने में। अब ये स्टेज 1 है, प्लीडिंग स्टेज। इसे दिल्ली में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 7 से 8 महीने लग जाते हैं कंप्लीट करने में, और दिल्ली के बाहर हैं अगर आप तो आराम से 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल कुछ भी लग सकते हैं। देन ये इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज, ये अगर मैं कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, जहाँ पे मेंटेनेंस डिसाइड होनी है कि पूरे जब ट्रायल चलेगा, अगले काफी साल तक ट्रायल चलता रहेगा, केस चलता रहेगा, तो वाइफ को कितनी मेंटेनेंस पर मंथ देनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। अगर वाइफ के फेवर में ज्यादा मेंटेनेंस का अमाउंट दे दिया जाता है ऑर्डर में, तो जो लेवरेज है वो वाइफ के पास आ जाती है। अगर सेटलमेंट दोनों पार्टियां करना चाहें तो किसी भी स्टेज पे कर सकती है। लेकिन अगर मेंटेनेंस का अमाउंट ज्यादा है तो वाइफ के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर होती है, और मेंटेनेंस का अमाउंट कम है तो हस्बैंड के पास ज्यादा लेवरेज होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, एंड 90 to 95% मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इस ऑर्डर पे आके खत्म होने लगते हैं, क्योंकि एविडेंस पे कोई जाना नहीं चाहता है। सिर्फ एक मेंटेनेंस का ऑर्डर जिसके फेवर में है, वहां से सेटलमेंट की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर मेंटेनेंस का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो वाइफ कहेगी कि 40 लाख 50 लाख सेटलमेंट में चाहिए, और हस्बैंड को 30 के आसपास, 25-30 लाख के आसपास सेटलमेंट करना पड़ता है। अगर मेंटेनेंस का अमाउंट कम है, वाइफ 40 लाख बोलेगी, तो हस्बैंड कहेगा कि नहीं, मैं तो ये छोटा सा अमाउंट हर महीने देता रहूंगा और मुझे ये बड़ा अमाउंट एक साथ देना नहीं है, 20-30 लाख। तो ऐसे में जब आगे कुछ भी सेटलमेंट नहीं होता है, तो फाइनली जब आप एविडेंस की स्टेज में चले जाते हैं और काफी साल वेस्ट हो जाते हैं आपके, तब दोनों पार्टी तब सेटलमेंट करती हैं, और तब 15-20 लाख में, 10 लाख में सेटलमेंट हो जाता है इतने सालों के बाद। इस स्टेज को रिजॉल्व होने में, इस स्टेज को पास करने में अराउंड 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने लग जाते हैं, और दिल्ली के बाहर उससे डबल टाइम आप लगा सकते हैं। देन ये वाली जो थर्ड स्टेज है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 2-3 महीने का काम है। ये ज्यादा समय इस स्टेज में नहीं लगता है, दिल्ली के बाहर डबल टाइम आप मान के चल सकते हैं। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, एविडेंस स्टेज। यहाँ आकर दिल्ली में भी आराम से 3 साल 4 साल लग जाते हैं ये एविडेंस कंप्लीट करने में, और कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा टाइम लगता रहता है। तो यहाँ पे 3 से 4 साल तो दिल्ली में ही लग जाते हैं। आप दिल्ली के बाहर सोच ही सकते हैं कि दिल्ली के बाहर तो एविडेंस होता ही नहीं है। यूपी में, बिहार में, इनके कभी कोर्ट्स में आप जाएंगे तो एविडेंस के टाइम पे खुद एडवोकेट्स ही पीछे हट जाते हैं, काफी एडवोकेट्स भी चेंज करने पड़ जाते हैं पार्टीज को, क्योंकि ये स्टेज में आराम से 7-8 साल लग जाते हैं। प्लस जो एविडेंस कराना है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, ये कहीं सिखाया नहीं जाता है, ये विद टाइम एक्सपीरियंस आता है। तो सब लोग, इवन एडवोकेट्स, इस स्टेज से बहुत डरते हैं ये कंडक्ट कराने में, पूरी प्रोसीडिंग्स एविडेंस कराने में बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। ये सबसे बड़ी स्टेज है किसी भी ट्रायल की, किसी भी केस की सबसे बड़ी स्टेज होती है एविडेंस स्टेज। तो ये इसमें आराम से 3-4 साल, 5 साल और ज्यादा भी लग सकते हैं। देन फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, ये 1-2 महीने में कंक्लूड हो जाते हैं। अगर आपका एविडेंस खत्म हो चुका है तो उसके 1-1.5 महीने, 2 महीने में हो जाते हैं। बट काफी बार पार्टियां जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लेती हैं, एक्स्ट्रा डेट्स लेती हैं कि हम फाइनल आर्ग्यूमेंट्स एड्रेस करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। तो इसमें आप मान के चल सकते हैं 3-4-5-6 महीने लग सकते हैं। दिल्ली के बाहर इससे डबल भी लग जाता है। देन जजमेंट पास, दिल्ली में फाइनल आर्ग्यूमेंट जब कंक्लूड होती है, जज साहब एक डेट देते हैं कि उस डेट को जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, एंड मैक्सिमम केसेस में उसी डेट पे जजमेंट प्रोनाउंस हो जाती है। बहुत रेयर होता है कि एक और डेट जज साहब ले जजमेंट पास करने के लिए। लेकिन यूपी में काफी टाइम लगता है सब कुछ खत्म होने के बाद जजमेंट पास करने में। जजेस ही 3-4-5 डेट खराब कर देते हैं, 5-6 महीने लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पूरी फाइल फिर ऊपर से पढ़नी पड़ती है, सारा एविडेंस देखना पड़ता है, सब दोनों पार्टीज के रिटन आर्ग्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं कि उन्होंने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में क्या कहा था। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को दोनों एडवोकेट्स एक रिटन आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में भी फाइल करते हैं, ताकि जज साहब को थोड़ा ईजी हो कि हम क्या क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, क्योंकि सारी आर्ग्यूमेंट्स जजेस को याद नहीं रहती हैं। तो इससे सबसे बेस्ट रहता है कि आप उन्हें रिटन फॉर्म में भी कोर्ट में फाइल करें। तो काफी टाइम लग जाता है दिल्ली के बाहर जजमेंट पास होने में। अब अगर मैं दिल्ली का बताऊं तो लगभग 4 से 5-6 साल एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व होने में लग जाते हैं, फिर चाहे वो डिवोर्स का केस हो, डीवी हो, या मेंटेनेंस का केस हो। और अगर आप दिल्ली के बाहर देखते हैं तो आराम से 7-8 साल, 9 साल, 10 साल लग जाते हैं ये 3 छोटे से केस डिसाइड होने में। तो सबसे बेस्ट यही रहता है पार्टीज के लिए कि वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में एक सेटलमेंट कर लें। सेटलमेंट इस बेसिस पे कि वाइफ एक अमाउंट बताए, इस बेसिस पे डिवोर्स लेकर लाइफ टाइम के लिए अलग हो जाते हैं। देन उस पर नेगोशिएट करें हस्बैंड के, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा कम, उस एक फाइनेंशियल अमाउंट डिसाइड कर लें और उस पर नेगोशिएट करके डिसाइड करें, और म्यूचुअल डिवोर्स ले लें। म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है 2-3 महीने में, 4 महीने में म्यूचुअल डिवोर्स होके पार्टीज अलग हो सकती हैं और हमेशा इन सब परेशानियों से बच सकती हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को सुलझाने का है, सेटलमेंट कीजिए और म्यूचुअल डिवोर्स लीजिए। आने वाली वीडियोस में सिविल और क्रिमिनल की स्टेजेस भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।